लाल किताब एक वाक्य में जादुई किताब, और जितनी भी किताबों के बारे में हम जिक्र छेड़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो लाल किताब अपने रहस्यमय सूत्रों के द्वारा और उपायों के द्वारा हमेशा सर्वोपरि मानी जाती है। क्योंकि जब ज्योतिष की प्रैक्टिस करने लगे ना और कैलकुलेशन निकालने लगे, तो क्लाइंट की सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि ये ठीक कैसे होएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। ऐसा नहीं है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में रेमेडीज नहीं है, प्रिडिक्टिव में रेमेडीज नहीं है, लेकिन लाल किताब की रेमेडीज इतनी सस्ती, इतनी अच्छी कि जो भी इस रेमेडीज को करता है अंदर से भी अच्छा हो जाता है। आप जब गाय को रोटी देने जाते हो, गाय को चारा देने जाते हो, आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। मुझे एक थोड़ा सा इंसिडेंट याद आता है। हम पुष्कर राज गए हुए, वहां ब्रह्मा जी के दर्शन करके आए, तो एक लेडी बैठी हुई थी, छोटी छोटी गुच्छियां रखी हुई थी उसने चारे की, जैसे होती है ना, ग्रीन चारा रखा हुआ है उसने, और 2-3 गायें भी खड़ी कर रखी हैं। उनका बिजनेस है, आते हैं। तो कितने की डेयरी? माता जी कह 10 रुपए की। मैं कहा सारी कितने की? तो 3-4 और को भी बुला लाई, कहती इसके पास भी पड़ी, इसके पास भी पड़ी है। टोटल मेरे ख्याल से 2000 का सामान भी नहीं होगा। उसने डेयरी दिया। मैं कहा माता जी सामने खिला दो। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया उस आधे घंटे के अंदर ना। आपने क्या किया? आपने एक तो किसी का सारा काम कर दिया, यानी कि उसको उसका मेहनताना दे दिया जो वो काम कर रहा है। ऊपर से वो पैसा भी कहां यूटिलाइज हो रहा है, जो हम खर्च कर रहे हैं, और वो कहां यूटिलाइज कर रहे हैं, गाय को खिलाने के लिए। तो क्या गलत काम किया? और अगर हम देखें तो हमने सूर्य, बुध, है ना, शुक्र, कई सारे ग्रहों को उसमें कंज्यूम कर लिया, बहुत सारे ग्रहों को कंज्यूम कर लिए। फिर हम किसी मजदूर को खाना खिलाते हैं, कुत्तों को देते हैं, पक्षियों को देते हैं। तो लाल किताब में अल्टीमेट चीज, इसमें कोई दुराई नहीं। फिर इसके जो सिम्टम्स है ना, ये इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि जब हम निशानियों से बंदे के बारे में जजमेंट करने लगते हैं तो हिला देते हैं। जो पुराने जमाने में लोग बैठे होते थे और बारीक बारीक चीज बताया करते थे, वो इसी निशानियों के बेस पे बनाते थे। तो हमने निशानियों का भी कोर्स बनाया हुआ है, काफी लोगों ने किया हुआ है, जो हमारे ई लर्निंग में भी अवेलेबल है। तो जो कोई आगे भी करना चाहे तो वहां से डायरेक्टली बाय करके भी कर सकता है, क्योंकि अब उसकी लाइव क्लास नहीं करते, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ही। उन्हीं निशानियों को ध्यान में रखते हुए मेरे कुछ गुरु ने, जो हमारे गुरु बने, या जो रिसर्च हमने करी ना, तो हमने कुछ सूत्र निकाले। तो आज सोलर एक्लिप्स पे, यानी कि सूर्य ग्रहण के ऊपर, आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर दें। ग्रहण बनता कैसे, होता कैसे, जनरल उपाय क्या है, और उसके बाद किस किस हाउस के अंदर कौन कौन सा उपाय बनता है और कौन कौन सी निशानी बनती है। और आपको एग्जांपल देते हैं कि कुंडली में एक प्लैनेट जो होता है वो असर देता है उस घर का, लेकिन अगर 2 प्लैनेट बैठ जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों का उपाय कर दो, यानी कि इसका भी कर दो, इसका भी कर दो। लेकिन आपको पता है युति है क्या? बेसिकली कंजंक्शन बोलते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग कंजंक्शन के ऊपर वीडियोस भी डालते हैं, युतियों पे भी डालते हैं, अगर 2 युति होगी, 3 युति होगी, 4 युति होगी। बेसिकली युति है क्या? अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो होता क्या है, जब 2 प्लैनेट बिल्कुल सीध में आ जाते हैं ना, क्योंकि प्लैनेट बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। अगर हम ऊपर से देखें, सपोज मान लो हमारी जमीन पे कोई चीज पड़ी हुई है, एक ऐसे पड़ी है, एक ऐसे पड़ी है और ऐसे पड़ी है, लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर से देखेंगे ना, तो हमें थोड़ा सा लाइन में लगेगी। तो अगर 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट जब एक सीक्वेंस में आ जाते हैं ना, तो वो कंजंक्शन बना देते हैं। अभी कंजंक्शन करता क्या है? हमारा साइंस इतना जबरदस्त, और हमारा एस्ट्रोलॉजी का साइंस जब उसको कनेक्ट करते हैं तो सारे आंसर दे देता है कि जो हमारी ग्रेविटी मोशंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो खींचती है ना, वो खींचती है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा भी आता है। अब हमारा जो अर्थ है, अर्थ के साथ सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा में अपनी ग्रेविटी, अर्थ में भी है, अर्थ खींचती है ना उसको। और जितने भी पिंड हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, जो भी चीज है, कहते हैं सब में अपनी फोर्स होती है। और जो बड़ा है, जिसका द्रव्यमान बड़ा है, वो खींच लेगा। शायद इसी फंडामेंटल पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसी फंडामेंटल पे सिद्ध पुरुष जो होते हैं ना, वो बताते हैं, उनके पास जाओ ना तो एक करंट निकलता है, यानी कि बॉडी से एक ऐसा लगता है कि किसने कुछ टच करके गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। शिग्नापुर जो शनि देव जी का मंदिर है, आप वहां जाओ
और जब आप तेल अर्पण करते हो और विधिवत तरीके से करते हो, आपको पता है मेरा प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा हो और इस समय गोचर का प्लेनेट कहां चल रहा है, जब आप तेल अर्पण करोगे ना गूस बम, या आपको लगेगा कुछ एक पावर से निकल। अच्छा, ये एनर्जी के को मापने के मीटर भी अवेलेबल है ना, ओम की एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, और हमारी जो एक फोर्स निकल रही है सारी एक दूसरे से खींचते हैं। तो अब होता क्या है, जब 2 प्लेनेट 3 प्लेनेट अगर युति बनाते हैं ना, तो वो फोर्स से खींचते हैं, है ना, वो खींचते हैं। और सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। तो हमारी बॉडी में भी चंद्रमा है। चंद्रमा माने वाटर, 70% वाटर है, तो हमारे ऊपर उसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो युति का प्रभाव डबल हो जाता है। और अगर युति की पावर अच्छी है कुंडली के अंदर, तो कहते हैं अब राजपाट भी डबल हो जाएगा। और अगर युति की पावर खराब होती है, तो वो उस ग्रह को इतना बलशाली कर देगा कि उस हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स खींच के ले जाएगा। तो कंजंक्शन क्या है? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण के नाम से पहले तो मैं, है ना, फिजिक्स भी याद आती है, ज्योग्राफी भी याद आती है कि भूगोल के ये सूत्र हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी भी याद आती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की बात करते हैं। सूर्य और राहु, राहु क्या है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सब जानते हैं। सूर्य क्या है चर्चा नहीं करेंगे। आज मेन है कि युति क्या है बेसिकली, है ना, क्या काम करती है। अब सूर्य और राहु अगर दोनों एक घर में अगर बैठ गए, इसका मतलब जिस समय उस व्यक्ति का बर्थ हुआ था ना, तो सूर्य और राहु की जो पोजीशन थी वो इतनी फोर्सफुली थी कि उसने हमारे बॉडी के चंद्रमा को, यानी कि बॉडी को खींचा और ग्रहण बना दिया। अब ये ग्रहण कहां पर फलित होगा, इस ग्रहण के क्या रिजल्ट आएंगे, ये हमारी फिर एस्ट्रोलॉजी की कॉम्बिनेशन कि कैसे कैसे काम करता है। राहु को जनरल टर्म के अंदर ना हम भूचाल बोलते हैं, भूकंप। भूकंप सबने देखा, भूकंप आता है धरती हिलती है। और राहु को हम हाथी बोलते हैं। तो हाथी जब बिल्कुल अपने रूप में चलता है ना, तो धरती को हिला के चलता है एक तरीके से। और जो सूर्य होता है उसको आग बोलते हैं, आग का गोला बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो देखो, जहां भूकंप आता है उस जमीन के नीचे अगर ज्वालामुखी फट जाए, ऐसा नहीं है कि जहां भी भूकंप आएगा भूचाल आएगा ज्वालामुखी फट जाएगा, लेकिन जहां पर ज्वालामुखी फट जाए, तो ज्वालामुखी का लावा खाली वहीं परेशान नहीं करता, वो आगे तक जाता है और जहां जहां तक जाता है वहां तक राख कर देता। तो पॉइंट क्या मिल गया कि सूर्य ग्रहण खाली उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सूर्य ग्रहण का असर आगे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि लावा के रूप में वो आगे भी फैल है ना। मैं कनेक्शन बता रहा हूं, आप साइंटिफिकली कनेक्शन बता रहा हूं, क्योंकि उसको ज्वालामुखी और लावा बोला गया, आग बोला गया। अब ये सूर्य ग्रहण एक्चुअली में बनता कैसे है ना, इसकी कंडीशन क्या है, ये आपको एक स्लाइड से पहले बताने की कोशिश करता हूं। ये डायग्राम सबने स्क्रीन पे आ रहा देखा होगा कि मैं सूर्य एक रिंग की तरह नजर आता है, तो ग्रहण बन जाता है ना। और ग्रहण में हमारे शास्त्रों में, माइथोलॉजी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इस समय ये नहीं करना चाहिए, इस समय वो नहीं करना चाहिए। साइंस भी ये कहती है कि जब ग्रहण लगता है ना, तो उसको अपनी नंगी सुच्ची आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको चश्मा लगाना चाहिए, नहीं तो उसकी रेज आपकी आईज को खराब कर सकती है। ठीक है, साइंस कहती है इसको कौतूहल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आसमान में क्या हो रहा है, लेकिन आप उसको देखने के लिए स्पेक्स, गॉगल्स एक अलग टाइप के यूज करते हो, ब्लैक गॉगल्स होते हैं ताकि डायरेक्ट लाइट आप तक नहीं आए। तो इसका मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट तो है, ये साइंस भी मांग रही। हमारे शास्त्रों ने पहले से उस मेथड को निकाला हुआ है। अब सूर्य ग्रहण का देखो कंडीशन आपको बताते हैं। हमारी जो चंद्रमा जो सबसे नजदीक है हमारे पृथ्वी के, अर्थ के, डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। ये चंद्रमा क्या करता है, यहां से अर्थ के आगे ऐसे चक्कर लगाता है और ये रोटेशन है उसका, लगाता रहता लगाता रहता लगाता रहता। और हमारी जो अर्थ है वो अपनी बैंक के ऊपर ये सूर्य के आगे ऐसे करके चक्कर लगा। अब एक सिचुएशन ऐसे आती है कि यहां से चंद्रमा घूमते 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 बिल्कुल सन के सामने आ गया, माने सूर्य, चंद्रमा और अर्थ बिल्कुल सामने आ गया।
तो अब क्या हो गया कि सूर्य की जो लाइट पड़ रही है चंद्रमा पे और इसके इस हिस्से में ब्लैक शैडो पड़ने की वजह से ये ब्लैक कलर का एक स्पॉट पड़ गया। माने इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सूर्य की रोशनी जिसको कोई रोक नहीं सकता वो भी रुक गई, क्योंकि सूर्य के तेज को कोई रोक नहीं सकता। माने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सूर्य की रोशनी अब अर्थ पे नहीं आ रही, वो एक डार्क होल बन गया। तो इस पर्टिकुलर पीरियड को ग्रहण बोला गया। और माइथोलॉजी स्टोरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो राहु जब सूर्य को ग्रस्त कर लेता है, खा लेता है, तो उस समय सूर्य कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि अब जीवन में यानी कि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रहण की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो पार्टिसिपेट किसने किया? एक सूर्य ने और एक राहु ने। सूर्य ने और राहु ने। अब कंडीशन देखो क्या है, ये जो ग्रहण बना, चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है, इसलिए चंद्रमा से जो शैडो डेवलप हो रही है वो बहुत छोटी डेवलप हो रही है, यानी कि पूरी अर्थ कवर नहीं हो रही। तो सूर्य ग्रहण हमेशा ऐसा नहीं कहते कि पूरी दुनिया में पड़ा हुआ है ना। टीवी में आप देखते हो आज सूर्य ग्रहण अमेरिका में, आज यहाँ वट एवर जहां जहां भी पड़ा हुआ है। मैं उस लॉजिक में नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब अर्थ भी रोटेट कर रही है ना, अर्थ भी रोटेट कर रही है, तो उस समय अर्थ किस पोजीशन में है और किस समय ग्रहण लगा है, तो जिस पर्टिकुलर कंट्री पे या जगह वो डार्क स्पॉट आ जाते हैं ना, वहां पर ग्रहण लगता है, बाकी जगह ग्रहण नहीं लगता। तो टेंटेटिव एरिया कितना हो सकता है? ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास जैसा डेटा अवेलेबल। और कितने मिनट तक रह सकता है ये? लगभग 7.5 मिनट कुछ सेकंड, 7.5 मिनट के आसपास ये ग्रहण रहता है, जल्दी चला जाता है। चंद्र ग्रहण थोड़ा लंबा रहता है। वो रीजन क्या है? देखो, उसका रीजन ये है कि यहां से चंद्रमा ऐसे मूव कर रहा है और यहां से जो अर्थ है वो ऐसे मूव कर रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो जैसी ग्रहण बना, ये यहां जाने की कोशिश करता है और ये यहां निकलने की कोशिश करता है। तो लगभग 7.5 मिनट के अंदर ये चंद्रमा आजाद हो जाता है, तो दोबारा से उसकी रोशनी पड़ने लगती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये बड़ा डेंजरस, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैं इसके साथ एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर, मैं एग्जांपल, ये डायग्राम गलत है क्योंकि प्लैनेट इसके इधर आएंगे, मान लो यहां पर मरकरी भी आ गया, तो मरकरी भी तो क्या करेगा? देखो, एक तरीके से ग्रहण बना देगा, वो उसकी भी तो रोशनी नहीं आएगी। लेकिन मरकरी की और इन सब चीजों से ग्रहण क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये हमारे से इतना दूर है, इतना दूर है, तो जब आप दूर से किसी चीज को कवर करने की कोशिश करोगे तो उसका डार्कनेस आप तक आएगा ही नहीं। मान लो मैं अपने कैमरे पे इस समय आगे हाथ कर दूं, थोड़ा सा आगे जाके, तो कैमरा डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर कैमरा बहुत दूर पड़ा है तो मेरा हाथ दिखेगा ही नहीं, वो इतना लंबा एरिया दिखने की कोशिश करेगा, तो वो मरकरी की छाया वहां तक पड़ेगी। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मान लो ये मरकरी है, एग्जांपल ले रहे हैं, और तीनों एक ही कंडीशन में है, तो अब ये युति बना के क्या करेंगे? ये दोनों मरकरी और सन इस चीज को खींचने की कोशिश करेंगे। ग्रेविटेशन में मोशन है, ग्रेविटी फोर्स है इनके अंदर। तो जब ये खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब सूर्य और बुध का जो तेज है वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही जब सूर्य राहु इकट्ठे हुए तो वो भी तो कुछ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस समय भी आपको बताऊं सूर्य ग्रहण लगता है ना, उस दिन अमावस्या होती, यानी कि पहले ही चंद्रमा क्षीण हो। ये रूल है, क्योंकि लगेगा ही तभी, डार्कनेस है उसके पास। अब हमारी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण काम कैसे करता है? ये तो हमारी स्टोरी होगी कि हमारे पास सूर्य ग्रहण बना, इस पर्टिकुलर टाइम में जिनका बर्थ हुआ उनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण आ गया। सूर्य ग्रहण को अगर दो पार्ट में अगर हम डिफाइन करें तो राहु और सूर्य, ये दो कंडीशन हमारी बनती है, यानी कि राहु और सूर्य। अब ये कुंडली में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? देखो, लाल किताब की कुंडली में राशियों को कंसीडर नहीं किया जाता, सब लोग जानते हैं। और जो पहला घर होता है वो सूर्य का होता है, यानी कि वहां का वो मालिक है। और पांचवां अगर उसकी राशि पड़ती, वो भी उसकी मालिक पड़ती। और राहु का पक्का घर कौन सा है? 12वां घर। तो कंडीशन नंबर 1 कि हमारी कुंडली में सूर्य और राहु किसी भी तरीके से इकट्ठे हो जाए। कैसे? अगर दोनों साथ बैठ जाएंगे तो युति बना देंगे। अब युति आपको पता लगे ज्यादा पावरफुल, युति अब ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगी। और अगर राहु सूर्य के घर में आ गया तो भी ग्रहण बन गया। राहु अगर 5वें घर में आ गया तब भी ग्रहण बन गया।
सूर्य अगर 12वें घर में आ गया तब भी ग्रहण बन गया। लेकिन जैसे ग्रहण के 3 फेज होते हैं ना, भाई ग्रहण के भी फेज होते हैं, कभी पूरा होता है, कभी आंशिक होता है। ऐसी आप ये समझ लो कि अगर सूर्य राहु के घर में आया है तो वो आंशिक ग्रहण है। सूर्य अगर 5वें घर में है तो ग्रहण है, आंशिक भी और पूरा भी, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना मंदा असर आ रहा होगा। लेकिन अगर सूर्य राहु कुंडली में एक साथ इकट्ठे बैठे हैं तो 100% संपूर्ण सूर्य ग्रहण। और अगर सूर्य पहले घर में है, राहु 7वें घर में है, तो 7वें घर में भी संपूर्ण ग्रहण, क्योंकि दृष्टि से भी उसका संबंध। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया कि कुंडली में सूर्य और राहु का किसी भी प्रकार से संबंध बन गया तो सूर्य ग्रहण हो, किसी भी प्रकार से, चाहे दृष्टि से, चाहे एक साथ, चाहे एक दूसरे की राशि हो। अब सूर्य ग्रहण जब बन गया तो 2 एनर्जीज अब एक साथ इकट्ठी आ गई। एक सन आ गया और एक राहु आ गया। सन को हम लोग सरकार बोलते हैं, सन को हम लोग मैं बोलते हैं, मैं है ना, मैं स्वयं, क्योंकि लगन का कारक है ना, लगन का कारक है। और मैं बोलते हैं यानी कि मैं कहां बैठा हूं? जहां मेरा सूर्य बैठा है। और लगन का मतलब मेरी लागी लगन, लगन मतलब मेरी लागी लगन, मेरे साथ की लगन लगी है, मेरे साथ इसका मन लगता है। तो फर्स्ट हाउस का लगन सूर्य बन गया और राहु आ गया, तो उसने क्या कर दिया? सारे के सारे एट्रीब्यूट खराब कर दिए। और लाल किताब का विशेष नियम कि राहु अगर लगन में आ गया तो अब सूर्य जिस भी भाव में होगा, किसी भी भाव में होगा, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देगा और ग्रहण बना देगा। सूर्य को फादर बोलते हैं। सूर्य हड्डियों का कारक है, आंखों का भी कारक है। ग्रहण में देखो आंखों के लिए मना करते हैं ना, डाक लगाते हैं, कहीं ना कहीं लॉजिक बनता है। हार्ट के लिए भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। माने इन सारी चीजों के अंदर अब ग्रहण लग गए, अब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब सूर्य ग्रहण का असर क्या हो गया? हमारी कुंडली में नेगेटिव हो गया। क्या सूर्य ग्रहण अच्छा असर भी दे सकता है? मान लो सूर्य और राहु कुंडली में बैठे हैं तो क्या अच्छा असर भी दे सकता है? 100% अच्छा असर भी दे सकता है। कैसे देगा? हमारा कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। हम कहते हैं कि सूर्य कैसे काम करता है, जब उसका नक्षत्र और जब उसका उप नक्षत्र हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो हम सूर्य की लॉबी तैयार करते हैं। मान लीजिए सूर्य खराब भी है, लेकिन अगर उसका नक्षत्र अच्छा है और उसका उप नक्षत्र अच्छा है तो सूर्य ट्रिमेंडस रिजल्ट देगा। ये पॉइंट सबको पता ही। सेम थिंग राहु, राहु अगर खराब है कुंडली में, लेकिन अगर उसका नक्षत्र अच्छा है, उसका उप नक्षत्र अच्छा है, तो ट्रिमेंडस रिजल्ट देगा। अब हमारी कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे बैठ गए हैं और उनके नक्षत्र उपनक्षत्र अच्छे हैं, ये मंत्री बना देगा। हमारा अमित शाह का सूर्य ग्रहण है, होम मिनिस्टर, राजपाट दिला देगा, पॉलिटिक्स के अंदर ऐसी सिचुएशन करा देगा कहने की हद नहीं। लेकिन अब देखो सूर्य का नक्षत्र नेगेटिव हो गया, 8वें और 12वें को कनेक्ट करता है, और राहु का नक्षत्र भी 8 और 12 को कनेक्ट करता है। और मान लो ये किसी भी घर में बैठा हुआ है, तो पहले तो सूर्य ग्रहण बन गया, यानी कि सूर्य नेगेटिव है, राहु नेगेटिव है, अब उसके नक्षत्र उपनक्षत्र भी नेगेटिव है। ये वाट लगा देगा, बुरी तरीके से जेल पहुंचा देगा, मान हानि खराब कर देगा, सारा कुछ कर देगा, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण बुरे रिजल्ट देने लगेगा। तो ग्रहण का रिजल्ट कैसे निकला? नक्षत्र और उपनक्षत्र की कैलकुलेशन से। ग्रहण का रिजल्ट हाउस वाइज कैसे आएगा और ग्रहण का रिजल्ट का रेमेडी कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि जब सारे भाव अलग अलग हैं तो ग्रहण का असर भी तो अलग अलग आएगा, ग्रहण का असर भी अलग अलग आएगा। तो अब सूर्य ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो जनरल रेमेडीज क्या बनती, फिर मैं आपको स्पेशल अलग अलग हाउस की रेमेडीज बताऊंगा। जनरल रेमेडीज क्या बनती हैं कि हमें किसी भी तरीके से सूर्य और राहु को तोड़ना है। माने अगर हमारा सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा है, जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, राज दरबार से दिक्कत है, गवर्नमेंट सेक्टर से दिक्कत है, फादर को दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम है, हड्डियों की दिक्कत हो रखी है, आंखों की भी दिक्कत हो रखी है, बनती भी नहीं है, मान सम्मान में भी दिक्कत आती है, तो अब हम क्या करेंगे? अब राहु को दूर करने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हमने राहु को दूर किया तो सूर्य का ग्रहण उस समय खत्म होने लगता है, जिसको हम लोग रेमेडी बोल देते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट कह देते हैं। अब सबसे बड़ा ट्रीटमेंट देखो कैसे बना। श्रीफल आते हैं, नारियल,
खड़कने वाले, पूजा वाले जो आपने देखे, हम रेमेडी में यूज करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जिनका भी सूर्य ग्रहण बनता है, जिनकी भी कुंडली में सूर्य राहु की युति है, आमने सामने या एक घर में बैठे हुए हैं, ग्रहण के समय 4 श्रीफल लेके अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। ये एक जनरल रेमेडी हो गया सूर्य ग्रहण का, जो कोई भी कर सकता है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। जो ग्रहण के समय नहीं कर सकता है, वो उस समय वार के रख के बाद में कभी भी दोबारा उसको अगले दिन जाके जल प्रवाह कर सकता है, या उस दिन भी कर सकता है। हमारा कुंडली का 9वां घर जो भाग्य को इंडिकेट करता है, और 12वां घर राहु का पक्का घर है, जो हमारे व्यय और लॉस को, एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है, सब जानते हैं। यहां पर बना हुआ सूर्य ग्रहण बहुत घातक रिजल्ट देता है, ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। 9वें घर में और 12वें घर में अगर सूर्य ग्रहण बनता है तो ये घातक रिजल्ट देता है, ये अच्छे रिजल्ट नहीं देता। सूर्य ग्रहण है चोरी, आपका पैसा जो गुप्त रूप में पड़ा हुआ है, आपके पास अगर सेविंग पड़ी हुई है, कोई बहुत मोटा फंड अगर आपका आने वाला उस पे भी अपना अटैक कर सकता है ना। डिपेंड की कैलकुलेशन हमारी किस तरीके से बनती है, नक्षत्र राशि को देखेंगे। ऐसे केस में अगर हमें लगे कि वाकई में हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ज्यादातर नेगेटिव सिम्टम मैच करते हैं, तो एक जनरल उपाय आपको और बताते हैं। जौ पे कच्चे दूध का छींटा लगा के लाल कपड़े में बांध के उसको आपके घर में जो भी अंधेरा कक्ष होता है, जिसको हम स्टोर बोलते हैं, या कोई भी अंधेरा कमरा होता है, उस पे किसी भी वजन के नीचे आप दबा के रख सकते हैं। अगर कुछ समय के बाद लगता है कुछ कीड़ा लग गया है ना, घुन लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो उसको जल प्रवाह करके दोबारा से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। राहु और सूर्य मिलके शरीर को गर्म भी करते हैं, यानी कि बुखार भी उत्पन्न करते हैं। कई बच्चों की हिस्ट्री में क्या होता है, बार बार बुखार होता है, अलग अलग टाइप का, टाइफाइड बुखार हो रहा है, मलेरिया बुखार हो रहा है, या बुखार होता रहता है, जनरल वे में आता रहता है, यह भी सूर्य ग्रहण का सिम्टम बनता है। ऐसे केस में जौ पे गौमूत्र का छिड़काव करके बहते पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। ये रामबाण के रूप में यूज कर सकते हैं, इसका बहुत बेनिफिट। क्लाइंट को भी आप दे सकते हो, मेडिकल एडवाइस तो उसको लेनी है, लेकिन हर प्रकार के बुखार को ये ठीक करने की कोशिश करता है। अगर सूर्य ग्रहण है बहुत ज्यादा और नेगेटिव सिम्टम इंडिकेट कर रहा है, तो बुध के उपाय करने से ज्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि बुध की पालना करना या बुध को साथ रखने से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो यहां पर हम गाय का दान, गाय को चारा, बकरी का दान, जितना भी यथासंभव जैसा बंदा कर सकता है, या गौशाला में जाते रहना, ये भी सूर्य ग्रहण की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को काटने की कोशिश करता है। सूर्य ग्रहण के समय साबुत बादाम, नारियल अपने ऊपर से वार के जल प्रवाह किए जा सकते हैं। कुछ लोग सूर्य ग्रहण के लिए पोटली भी बनाते हैं, वो पोटली आप भी घर में बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई बार वो पोटली में ना कीले डालते हैं, तो कोशिश करके कीले, ऑलपिन, चुभने वाली चीजें आप मत जल प्रवाह करो, क्योंकि आप अपना उपाय करने के लिए जा रहे हो। किसी जीव ने उसको निगल दिया और बेचारी मर गई, उसको दिक्कत हो गया, तो वो आपको और प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई भी उपाय मत करो जिससे किसी का नुकसान हो। आप जो फेंकोगे ना वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साबुत बादाम और नारियल जल प्रवाह करना ये भी अच्छा उपाय है, इसको हम यूज कर सकते हैं। सूर्य और राहु की युति बहुत खराब हो, नेगेटिव सारे सिम्टम मैच कर रहे हो, तो हम लोग यहां पर राहु की पूजा भी करवाते हैं, यानी कि राहु के मंत्रों का जाप करके सूर्य और राहु की दोनों की वस्तुएं लेके
4-5 दिन पूजा करने के बाद जल प्रवाह करते हैं, ताकि ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि सूर्य और राहु अलग अलग हो। और आपने कुछ इस तरीके से अभिमंत्रित किया कि अपनी पूरी एनर्जी मंत्रों के जरिए उसके अंदर क्रिएट कर दी। क्योंकि मैंने कहा ना, सारा फोर्स तो चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अंदर है। अगर आप हाथों को भी ऐसे करेंगे ना, तो आपको लगेगा कोई चीज रोक रहा है, तो वो पिंड भी रोकते हैं एक दूसरे को, पिंड भी खींचते हैं। तो हम मंत्रों का जाप करके भी पूजा पाठ का सहारा ले सकते हैं। ये जनरल उपाय है, कोई करेगा उसको कोई नुकसान नहीं। अब सूर्य ग्रहण अगर किसी का बहुत बली है और पूरे नेगेटिव सिम्टम आ रहे हैं, वारंट भी इशू हो चुके हैं, जेल यात्रा करके आ चुका है, फादर के साथ भी नहीं बनती, हर लिहाज से ग्रहण ही ग्रहण है जीवन में, ऐसा है बहुत कुंडलियां। तो एक उपाय आपको और बताते हैं, लेकिन ये अच्छी तरीके से परामर्श करने के बाद करना है, और इसमें सूर्य की स्थिति को देख के करना है कि सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तो उसको अवॉइड करें। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए पहले सामान बताते हैं। एक अंगीठी लेनी है, लोहे का जो जाली लगती है, जिसको जाल बोलते हैं ना, दरवाजों के आगे लगाते हैं मच्छर वच्छर को रोकने के लिए, थोड़ा एक जाली ले लो, कोयला ले लो, और एक तांबे का सिक्का। और हरिद्वार या किसी भी होली रिवर के घाट पे, मेन घाट को छोड़ के आगे घाटों पे जगह होती है, वहां पर आप बैठ के शाम को 4 बजे से लेके उस तांबे के सिक्के को जलाने लगेंगे कोयले के अंदर, और सुबह 4 बजे तक उसको जलाना है। और ध्यान रखना है कि वो बुझे नहीं, तो उसकी आग नहीं बुझे। तो मदद के लिए साथ में किसी दोस्त को लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई भी आपका पारिवारिक रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन वाला यहां पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाए। यानी कि भाई, फादर, बेटा नहीं लेके जाना, फ्रेंड्स को लेके जा सकते हो सपोर्ट के लिए, क्योंकि बुझना नहीं चाहिए। और पूरी रात जलाने के बाद सुबह फटाफट उस जलते हुए सिक्के को राख समेत प्रवाह करके फटाफट वापस आना। ये नहीं गंगा जी में डुबकी लगा के आ जाते ना, आपने वो एनर्जी डिसॉल्व करके फटाफट। ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन ये परामर्श के बाद ही देना है कि इसकी कुंडली में इसको बनता है या नहीं बनता। माने सूर्य ग्रहण की जनरल उपाय जो आप किसी को भी करा सकते हो, नारियल वाला उपाय कभी भी करा सकते हो। आपको फैमिली को भी करना है तो 8 नारियल लेके, मान लो सूर्य ग्रहण है, कुंडली में नहीं भी है, सूर्य ग्रहण के समय 8 नारियल लेके सबने अपने ऊपर से वार लिया 7 बार उल्टा। वारने वाला वीडियो मैंने डाला ही हुआ है, जिनको भी नहीं मालूम कैसे उपाय करना है, कैसे प्रवाह करना है, वो देख सकते हैं। डालने के बाद जल प्रवाह कर देंगे तो उससे उनको आइडिया लग जाए, अब मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से सारे घर का भी कर सकते हैं। इस पीरियड में दान पुण्य करना, जो हमारी कुंडली का नेगेटिव प्लैनेट है उसका दान पुण्य करना भी अच्छा है, मंत्र जाप करना भी अच्छा है। और जिनके पास गुरु मंत्र होता है, ऐसे समय में जाप करने से जल्दी सिद्ध होता है। ये हमारी जनरल चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। 34 ईयर्स तक, यानी कि 34 साल तक, क्योंकि लाल किताब में वो 35 साल चक्र चलता है, तो एज चलती है। 34 ईयर्स तक हमारी जो संतान है, जिसकी सूर्य ग्रहण की अगर मैं कुंडली की बात करूं, जिसकी कुंडली है, उसके संतान के साथ उसकी बनेगी नहीं, उसके लिए वो निकम्मा रहने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से गड़बड़ी नहीं आएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा। 5वें घर में तो खास तौर पे बोला गया कि सूर्य ग्रहण अगर 5वें घर में लगेगा तो औलाद से दिक्कत हो सकती है, औलाद की उन्नति में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको कोई सरकारी पद बहुत ऊंचा मिलेगा। लेकिन 42 वर्ष लगते ही उसकी लाइफ में एलिगेशन आ जाए। अभी एलिगेशन कितना आएगा, जिनको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आता है वो चेक कर सकते हैं कि उस समय कौन सा डीवीए कनेक्ट हो रहा होगा, तो इंस्टेंट बता देंगे कि आने वाला है नहीं आने वाला, या अभी लंबी ग्रोथ होने वाली, क्योंकि 42वां वर्ष राहु का चालू हो जाता। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रहण अगर हर घर घर में आएगा तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट देगा। और लाल किताब की एक चीज बताता हूं, लाल किताब में इतने सारे, ये तो अभी तक जो मैंने बताया वो जनरल आपको बताया कि सूर्य ग्रहण का उपाय कोई भी कर सकता है। आप किसी भी विद्या को यूज कर रहे हैं तब भी आप ग्रहण बनता तो दे सकते हैं। लाल किताब में हर ग्रह के लिए कुछ ना कुछ सिम्टम्स लिखे हुए, जो किताबों में ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप खोलेंगे तो मिल जाएगा ना, कितनी मर्जी आप किताबें ले लो, कितना मर्जी कुछ ले लो, वो आपको डिकोड करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से मटेरियल अवेलेबल है, और जितने पुराने सिद्ध पुरुष थे वो सब अपने साथ ही ले गए, ज्यादातर ज्ञान उनके थ्रू मिला नहीं। हम खुशकिस्मत रहे कि कुछ हमें अच्छे ऐसे गुरु मिले जिनसे कुछ ज्ञान मिला, तो उनकी दी हुई चीजें आज आपको मैं शेयर करूं। देखते कितना समय मिलता है, कितने हाउस हम कर पाते हैं, तो अगला पार्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। राहु अगर पहले घर में है सूर्य के साथ, और ग्रहण की स्थिति अगर गंभीर है, ग्रहण की स्थिति गंभीर माने
वो फंडामेंटल लगा के, तो कहते हैं जो व्यक्ति होगा ना जन्म से ही अंधा है, मतलब ब्लाइंडनेस उसकी माइंड में भी है और ब्लाइंडनेस आंखों में भी। और राहु लगन में आने का मतलब कि सूर्य अब कुंडली में जहां पर भी बैठा हुआ है ना वहां नेगेटिव रिजल्ट देने वाला। अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो कर्म स्थान खराब कर देगा, 11वें घर में बैठा हुआ है तो गेन्स खराब कर देगा। यहां देखो जबरदस्त रेमेडीज क्या बनती है, कुछ रेमेडीज ऐसी चीजें बता रहा हूं जो मतलब अभी तक बुक्स में या हमारे कोर्सेज में जो जिन लोगों ने किया उनको मैंने नहीं बताई है अभी तक। स्पेशल रेमेडीज हैं हाउस बाय हाउस, जो अभी तक मैंने बताई हैं वो सूर्य की जनरल रेमेडीज। यहां जिसका भी सूर्य ग्रहण हो और उसके नेगेटिव सिम्टम आ रहे हो उसको बोलो अब सादा पानी पीना छोड़ दो। जो विष दोष का उपाय बताया था ना मैंने आपको, सादा पानी पीना छोड़ दो, यानी कि पानी के अंदर कुछ भी मिला के, कुछ शरबत मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं, जल पीना चाहिए। चाय कॉफी, दूध भी है तो चाय कॉफी के रूप में ले सकते हैं, ये अच्छा रहेगा उसके लिए। ये आईएमपी उपायों में से एक है। मार्तंड यंत्र मेरे सारे स्टूडेंट जानते ही हैं, सब लोग यूज कर चुके हैं। राहु लगन में हो तो मार्तंड यंत्र बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। जीवन भर चांदी की चेन में या सफेद धागे में अभिमंत्रित करके, उसका तरीका आप सबको पता ही है, मंगल के मंत्र करके ओम क्राम क्रीम क्रोम सैबोमाय नमः उसको धारण करना चाहिए। और जब जिसकी भी कुंडली में सूर्य ग्रहण है फर्स्ट हाउस के अंदर, उसकी बहन बेटी बुआ, हम बुध का रूप ले रहे हैं, जब भी घर में आती है तो उसको मीठा उपहार जरूर दो, और वैसे भी बहन को मीठा देते रहो। ये बहुत बढ़िया आप चीज बता रहा हूं सूर्य ग्रहण हाउस नंबर 1 के लिए। और सूर्य राहु फर्स्ट हाउस में रोज रात को साफ पानी अपने सिराने रखकर खुले बर्तन में, सुबह उसको तुलसी के पौधे में या किसी भी गमले में अर्पण कर देना चाहिए, कॉन्टिन्यूस करना चाहिए। और कुत्ते की सेवा करना यहां पर बहुत लाभप्रद। और साथ साथ जो आप बाकी उपाय कराओगे सूर्य को बलि करने के लिए कुंडली देख के वो कराएंगे, मैं सिर्फ सूर्य ग्रहण बता रहा हूं। सूर्य राहु लगन में, सूर्य राहु की एनर्जी नेगेटिव, दिमाग भ्रष्ट, इसलिए उसको जन्म का अंधा बोल दिया। वो ब्लाइंडनेस वाला अंधा भी है, वैसे भी अंधा। तो मार्तंड यंत्र इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल रोल अदा करता है बाकी उपायों के साथ। अब सूर्य और राहु की युति बन गई दूसरे घर में, सेकंड हाउस के अंदर। सेकंड हाउस सबको मालूम है हमारा वेल्थ एक्यूमुलेटेड, कुटुंब का घर भी है, सारा बैंक बैलेंस वहीं पर भी है। सूर्य दूसरे घर में हो और अगर बंदा सट्टा खिलाता है ना, वो ताश खिलाता है, सट्टा खिलाता है, चलेगा। लेकिन अगर उसने सट्टा लगाना शुरू कर दिया, अपना सारा बैंक बैलेंस खत्म कर, तो यहां पर हिदायत क्या है कि उसको सट्टे से, स्पेकुलेशन मार्केट से दूर रहना चाहिए। यह सूत्र अमृत है। और आमतौर पे सूर्य ग्रहण अगर होगा उससे पूछोगे और डीबी अगर आप चेक कर लो तो उसको बोलना सट्टे में आ रहा तो कहेगा यस शेयर मार्केट में बहुत पैसा आ रहा। सट्टा खिलाता है तो हम कोई टेंशन नहीं है, बचाव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सट्टे वालों से वो दूरी बना के रखे, क्योंकि अगर नजदीक रहेगा तो सट्टा खेलेगा और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण बर्बाद करता है। यहां पर रेमेडी क्या बनेगा, वजन के बराबर जो लेके गाय के दूध या पेशाब से, कच्चा दूध ले सकते हैं या गाय का पेशाब, उससे धोकर बहते पानी में उसको जब जब संभव है जल प्रवाह करना चाहिए। और बर्थडे के आसपास जब भी आए और जब ग्रहण आते तब करना चाहिए। 7 प्रकार के फल और 7 प्रकार के दूध मवेशियों के, यानी कि जो पशु होते हैं, 7 प्रकार के पशुओं के दूध लेके, 7 प्रकार के फल लेके उनको धो के किसी भी वीराने में गड्ढा खोद के वहां दबा देना चाहिए। और जो दूध बच जाए एक्स्ट्रा, मान लो धोने के बाद, उसको भी वहां किसी और गड्ढे में दबा देना चाहिए। और जिस चीज से भी आप खोदोगे वो भी आपको वहीं पर फेंक देनी है, अपने घर वापस लेके नहीं जाना।
सट्टा, शराब, मांस, अंडा का प्रयोग यहां पर बिल्कुल मना है। और यहां सबसे बड़ा प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिया कि जितने भी सट्टे वाले दोस्त होते हैं उनसे, शेयर मार्केट वाले दोस्त होते हैं उनसे दूरी बना के रखें, और आमतौर पे मिलेगा ही मिलेगा, आमतौर पे इनके सर्कल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं हम लोग। सूर्य ग्रहण तीसरे घर में अगर बनता है तो तीसरे घर हमारा भाइयों का होता है, तीसरा घर हमारा विल पावर का होता है, तीसरा घर हमारा पड़ोस का है, तीसरा घर हमारा साहस का है। तीसरे घर में होने से 34 वर्ष की आयु तक, 34 तक, बुध और केतु ये दोनों ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और इसकी औलाद, खासतौर पे बेटियां, 34 वर्ष तक मंदे असर में रहेंगी, यानी कि उनकी शादी कराने में, उनके पालन पोषण में इनको दिक्कत आएगी ही आएगी। आंतड़ियां समझते हो, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। सूर्य राहु तीसरे घर में आंतड़ियों से रिलेटेड दिक्कत आएगी और पेट में भी कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होगी। ये जब रिसर्च करोगे तो आपको एक एक सूत्र मैच करेगा चीजों के अंदर। यहां पर कुत्ता पालना अच्छा है, और कहते हैं 34 वर्ष तक वो कुत्ता आपके साथ रहेगा। मतलब कुत्ते की लाइफ नहीं बोल रहा, जब आप पालोगे बाय चांस उससे पहले ले आए तो 34 तक रहेगा। और अगर वो कुत्ता दीर्घ आयु वाला निकला तो 34 के बाद उसको खुजली या ऐसी जो कुत्ते की बीमारियां होती हैं उसको लग जाएंगी। ये वो सूत्र हैं जो बहुत गजब के हैं ना, ये ऐसे नॉर्मल किताबों में नहीं मिलने वाले। और ये जैसे अब नया कल्चर है, हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, जब हम पूछेंगे ना ग्रहण वाले के अंदर की घर की ऐसी परिस्थिति थी किसी की या पुरानी परिस्थिति थी, तो कहेगा यस ऐसा था, तो मैच करेगा। कानों से रिलेटेड, टांगों से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों के दर्द की तकलीफ सूर्य राहु की कंडीशन में तीसरे घर में इंडिकेट करती है। और गर्दन यानी कि हलक, जहां से हम खाना कहते हैं ना, हलक, हलक के ऊपर की बीमारियां होने के चांसेस भी बनते हैं। 300 ग्राम जौ पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाना इसका बहुत अच्छा उपाय है। कानों में गोल्ड धारण करना, सोने की बालियां या सोना धारण कर सकते हैं। और चांदी का स्क्वायर पीस यानी कि चौकोर टुकड़ा, तांबे का पैसा, दोनों चांदी की चेन में डाल के गले में धारण करना। और ढाक के 3 पत्ते आते हैं, ढाक के 3 पात की कहावत सुनी हुई है, ढाक के 3 पत्ते होते हैं। ढाक के 3 पत्ते लेके उसको कच्चे दूध से धो के किसी भी वीरानी जगह में उसको दबा देना, क्योंकि अगर सूर्य ग्रहण तीसरे घर में है तो बिजनेस के ऊपर भी असर मारता है। चेक करने का तरीका, जिनको डीबी आता है वो चेक भी कर सकते हैं। अगर बहुत नेगेटिव है तो इसका मतलब वो आपका क्लाइंट ही है और साथ में परेशान भी। ग्रहण के नाम पे हमें पता लगता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कैटेगराइज करके आप देख सकते हो कि किस हाउस के अंदर आ रहा है, उस हाउस से रिलेटेड सिम्टम मैच करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सूर्य राहु चौथे घर में, चौथा घर मदर का, चौथा घर सुख स्थान का, फोर्थ हाउस हम एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी यूज करते हैं। यहां पर सूर्य ग्रहण होने से अब उसको बुरे बुरे सपने आते हैं और सपनों के कारण नींद खराब हो जाती है। खाने के समान में, यानी कि जो हम खाना खाते हैं,
तेज मसाले अच्छे लगते हैं और खट्टे डकार की प्रॉब्लम रहती है। खट्टे डकार आप समझते हो ना, फूड पॉइजनिंग टाइप जैसे होते हैं खट्टे डकार, वो प्रॉब्लम रहती है राहु और सूर्य चौथा होने से। और खाना हजम होने में भी समय लगता है। ये सिम्टम है, मैच करेंगे तो इसका मतलब ग्रहण बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो तेल, ज्यादा मसाले, मिर्ची से परहेज करना यहां पर अच्छा माना गया। इनकी फैमिली में या इनके पुराने घरों में, है ना, अब आज कोई डीएलएफ में रहता है, वहां रहता है, तो वहां तो वो वाली फ्लश मिलनी नहीं है, इंडियन टॉयलेट वाली पहले हुआ करती थी। तो पहले क्या होता था, पुराना दादा के मकान में या पुराना जहां इनका मकान हुआ करता था, वहां पर टॉयलेट के अंदर अलग से एक टंकी लगवाई हुई थी। ये पूछोगे ना तो बोलेगा यस, सूर्य ग्रहण वाले कहेगा यस लगवाई हुई थी, जो मकान के अंदर ही बाद में उन्होंने बनाई, और मकान के अंदर से इसकी नाली जा रही थी। उसके बाद से सूर्य ग्रहण के सिम्टम्स और खराब हो गए होंगे। ये भी एक निशानी और सिम्टम बनता है। यहां सबसे बड़ा परहेज कि यहां पर तेज मसाले, मिर्च नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली पेट खराब करते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अल्सर को जन्म देते हैं। तो राहु और सूर्य चौथे घर में अल्सर का कारण भी बनता है। अगर पेट में ज्यादा जलन लगे, अल्सर जैसी तकलीफ हो, तो यहां पर हेल्थ वाले पॉइंट यानी कि बॉइल्ड फूड, कम नमक कम मिर्ची खाना चाहिए। दालों को भी कम से कम यूज करना चाहिए, दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, दालों को भी यहां पर कम से कम यूज करना चाहिए। और रात को सोने से 1-2 घंटा पहले अगर खाना खा भी चुके हैं, और अगर अभी दोबारा 3 घंटे लग गए, तो 1-2 घंटा पहले कुछ ना कुछ खा के सोना चाहिए, लाइट सा। ये बहुत बढ़िया रेमेडीज है। और खाना खाने के बाद अगर सूर्य ग्रहण के सिम्टम है, तो उनको बोलते हैं एक बार जाके यूरिन पास कर रहा हो, यानी कि पेशाब कर रहा हो, इमीडिएटली बात। अब राहु और सूर्य पांचवें घर में, पांचवा घर सूर्य का अपना ही है, पांचवा घर बहुत बली है। पांचवें घर के अंदर सूर्य राहु होगा, तो व्यक्ति का जो मकान है, जो पुराना मकान, मतलब दादे का या पिता के मकान की बात कर रहे हैं, उसकी छत के ऊपर लकड़ियों से, कई बार पुराने देखते हो लकड़ियों के गैटर लगा के बना देते थे, पुराने पुराने मकान सबके घर में होते हैं ना, आज नए हैं सब पुराने हैं। तो मैच करके पूछेंगे कि पुराने मकान में लकड़ियों की वो लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, वहां से पानी निकलता था, दीमक आता था, कहेगा यस दीमक आता था। सूर्य ग्रहण काम कर रहा है, सूर्य ग्रहण काम कर रहा है। तो दीमक और छत टपकना उस पुराने मकान में, यानी कि वो सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूशन के अंदर है। अब ये परिस्थिति औलाद के सुख और उम्र की समस्या के लिए बनी रहेगी। 21 वर्ष के बाद, जब 21 साल हो जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र और नौकरी में गड़बड़ी भी हो सकती है, और 42 साल तक कोई ना कोई उच्च पद भी मिल सकता है। सूर्य बढ़िया है, मंदा असर नहीं आ रहा, तो यहां पर कहते हैं बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है और गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन 42वां साल लगते ही एलिगेशन या कोई ना कोई सरकारी समस्या आ जाती है। जब इनके पॉइंट्स आप बनाओगे ना पूरे के पूरे, तो ये मैच ऐसे क्लियर कट कंसल्टेशन में काम आने वाले। सूर्य राहु कंटिया कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते हो, वहां क्या पोस्ट है, ए ग्रेड ऑफिस, कितने साल की हो, 47 साल की। आपके पुराने मकान में वो लकड़ी होती थी, दादाजी वहां ने सोचो दीमक वीमक आई थी 42वें साल में सस्पेंड तो नहीं हो गए थे, यस प्रॉब्लम आई थी। तो लाल किताब ना सिम्टम्स पे चलती है, लाल किताब निशानियों पे चलती है, और वहां इतने सूत्र हैं किस तरीके से आप एक एक सूत्र को पिरो सकते हो। तो आज सिर्फ सूर्य राहु की बात कर रहे हैं। दिमाग कोई ना कोई बीमारी या कुछ ना कुछ ज्यादा सोचते रहना, है ना, बार बार कुछ सोचते रहना, जिसकी वजह से दिमाग संबंधी कोई प्रॉब्लम और दिक्कत भी आ सकती है। पांचवें घर शांत नहीं रहते। यहां सबसे पहला तो सिम्टम अगर मैच कर जाए मकान का पुराने का, तो उनको ये कहना है कि वो मकान अभी अवेलेबल है क्या, वो कहता है अवेलेबल है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं है, और वो बंदा पैसा खर्च कर सकता है। तो पहला काम भैया वहां जाके ना एक बार उसको सीमेंटेड वॉल मतलब करवा लो, लंटर डलवा लो, उसको बंद करवाओ आपको, क्योंकि वहां से वो प्रॉब्लम चालू है, और हो सकता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार पितृ ऋण भी बना लेता है, तो कंटिन्यू ना हो। तो पहला तो सिम्टम है, और बिक बुक गया तो कोई दिक्कत नहीं।
अब दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या दिमाग से रिलेटेड बहुत ज्यादा सोचता है, सोचने की वजह से कुछ लगता है कोई दिक्कत है, तो साल में एक बार वजन के बराबर या वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला लेके बर्थडे के आसपास जल प्रवाह करा, इसका कोई नुकसान नहीं। जैसे कार्बन पानी को शुद्ध करता है, क्योंकि यहां पर अगर दिमाग का सोचना या कुछ करना दिमागी समस्या दे सकता है। 52 ग्राम चांदी का ठोस हाथी, जिसकी सूंड नीचे दाया पैर आगे, ये ईस्ट यानी कि पूर्व जोन में गंगा जल में डिप करके रखने से राहु के दोषों को शांत करता है। ये उपाय भी यहां पर किया जा सकता है। एक और मजेदार चीज बताते हैं, सूर्य राहु का सिम्टम है, राहु हाथी है, ये हम इंडिकेट करते हैं, राहु हम जानते हैं, राहु हाथी है हमारा। हाथी की सवारी सबने कर रखी है, हाथी की सवारी। हाथी को कौन संभालता है? महावत। सूर्य राहु 5वें घर में है, नेगेटिव सिम्टम दे रहा है, तो चिड़ियाघर में या जहां पर हाथी पालतू होते हैं ना, पता होता है हाथी पालते हैं, यहां पर करते हैं, वहां पर जाके तो सांड कांड करके हाथी की सवारी कर और कोशिश करके थोड़ा लंबे रूट में हाथी को चलाने की कोशिश कर। लॉजिक तो समझ में आ गया, क्योंकि राहु है और हम एक तरीके से महावत बन गए। तो जहां पर भी सरकारी ऐसे चिड़ियाघर मिल जाए या कोई भी इस टाइप का अगर हमें मिलता है, वहां पर हम सांठ गांठ करके सवारी कर सकते हैं। ये भी इसका अच्छा उपाय है, ये हमारे गुरु का दिया हुआ उपाय है कि संभव हो तो हाथी का सवारी करके दिमाग शांत रहता है, और इसके बाद राहु की एनर्जी दूरदर्शिता बन जाती है, यानी कि दूर की सोचने में भी बेनिफिट देती। अब राहु और सूर्य छठे घर, 6th हाउस। अब बंदे की कुंडली राहु और सूर्य छठे घर में, तो ग्रहण बन गया। राहु हालांकि यहां पर बुरे रिजल्ट नहीं देता, कई बार राहु तीसरे में छठे में उच्च के रिजल्ट देता है, लेकिन सूर्य राहु की युति क्या करेगी? वो दोनों फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके खींच रही है। तो जिसकी भी कुंडली में यह युति हो, कहते हैं उसके नाना और नानी दोनों में से कोई एक या दोनों बीमार रहते हो, तो तभी पता लगेगा कैसे काम कर रहा है। और नाना और नानी अगर बीमार रहते हैं तो अब उनके घर पे आप बार बार जाते हो उनका हालचाल पता करने की वजह से, जिसकी वजह से आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, यानी कि आपका पैसा बर्बाद होता है। और मां घर के बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शादी की लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है। अब राहु सूर्य कुंडली में आया, पहला बंदा आपने पूछा, सूर्य ग्रहण है, पहले सिम्टम भी मैच करते हैं क्योंकि बताएगा दिक्कत है, फिर आपने कोऑर्डिनेट भी देख ली, फिर नाना नानी बीमार रहते थे तो आप और आपकी वाइफ देखने जाया करते थे, इसकी वजह से घर में दिक्कत आई। करे यस, दिक्कत आई, सोचो कितना बड़ा इंप्रेशन पड़ जाए। लाल किताब का जो ब्यूटीफुल पॉइंट है ना, वो यही है कि वहां के जो सिम्टम्स है ना, वो ऐसे मैच करते हैं कि और कोई भी किताब उसको ना बीट नहीं कर सकती। कोई वैदिक जो हमारी होरा शास्त्र है, पराशरी होरा शास्त्र, वो एक सागर है जिसमें सूत्र हैं कुंडलियों को खोलने के राज देने के लिए कि हम क्या हैं, हमारे ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। लाल किताब कहती है मैं सिम्टम्स पे चलती हूं। जिसकी कुंडली में यह युति, सूर्य राहु की युति हो, और उसके माता और पिता दोनों अगर जाते हो और खर्चा होता हो और रोजमर्रा के कामकाज डिस्टर्ब होते हो, तो यानी कि सूर्य राहु अब बाधा क्रिएट कर रहे हैं, अब इनका यहां ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। औलाद सुख में भी कमी आती है और स्त्री सुख में भी कमी आती है। यहां पर काला कुत्ता पालना बहुत अच्छा उपाय है, अगर पाला जा सकता है। नहीं तो स्ट्रीट डॉग की फीडिंग करवाना, स्ट्रीट डॉग को पालना, उनको केयर करना अच्छा उपाय है। यदि किसी कारणवश कुत्ता नहीं अगर मिलता तो किसी स्ट्रीट डॉग के उसको भी पालना किया जा सकता है, समय पर देना। 1-1 ग्राम की 6 छोटी छोटी चांदी की गोली बना के और व्हाइट कलर की एक चकोर थैली बना के अपने पास रखने से भी सूर्य ग्रहण की यहां शांति होती है। अब बात करते हैं स्पाउस के घर की, 7वें घर, सूर्य और राहु 7वें घर में। यहां पर भी पहला सिम्टम यह है कि जहां तक कि अब जो नानी है वो बीमार रहती हो, नानी नहीं है तो मदर पे भी दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई बीमारी होगी
और उनकी बेटी और दामाद देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से घर में थोड़ा सा कलह कलेश, छठे वाला सिम्टम यहां भी मैच करता है। बेटी और दामाद कौन हो गए? हमारी अपनी कुंडली होगी, नानी की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं, और 1-6-10 का कॉम्बिनेशन हो तो तलाक का कारण भी बन जाता है। स्वयं की शादीशुदा जिंदगी और उसकी परेशानियां और बुरा हाल, इनके घर में कोई ऐसा भेदी होता है जो घर की चीजों को बाहर बता के हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है। सूर्य राहु 7वें घर में तो कंपन, कई लोग कांपते हैं ना, से हाथ कांपते हैं, तो कंपन वाली बीमारी लगने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो स्ट्रिक्ट पॉइंट। सबको देख रहा हूं, सारे बड़ा अच्छी तरीके से नोट भी कर रहे हैं। जो नोट करते हैं वो मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति है ना, बृहस्पति की फिंगर्स। जुआ, सट्टा और लॉटरी 7वें घर में धन को बर्बाद करता है। यहां सबसे बढ़िया उपाय, यहां पर कुत्ता पालना मना है तो इसलिए स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाना। वर्षफल में जब राहु या सूर्य कभी आ जाए और लगन कुंडली में सूर्य ग्रहण है, तो 7 श्रीफल पूजा वाले अपने ऊपर से वार के जल प्रवाह करना, और वैसे भी लगन कुंडली में तो भी यहां पर उपाय बनता है। 7 चकोर तांबे के टुकड़े इतवार को कोई भी खाली जमीन, जो कच्ची जमीन होती है, उसमें गाड़ देना। 43 दिन गड़वा सकते हैं। और गंगा स्नान से भी यहां पर बहुत लाभ मिलता है। माने जनरल उपाय किसी को सूर्य ग्रहण का कराना है, सिम्टम मैच हो रहा है तो खाली नारियल वाला करा सकते हैं। लेकिन आप हाउस टू हाउस, क्योंकि अब आप डॉक्टरी कर रहे हो तो हाउस टू हाउस करना पड़ेगा, तो 1 बाय 1 देख के उसके अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं। तो अगली क्लास के अंदर आगे के लेंगे, क्योंकि आज कंसल्टेशन 10:05 हो गया, 10:20 है। देखो फटाफट हेम अभी है, आज ही है ना हेम। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल